हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सीकर्स एजुकेशन पॉइंट। मेरा नाम अमित और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस प्रैक्टिस सेट 1। और इसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि मॉडरेट टू हाई लेवल रहेंगे, मतलब कि मीडियम टू हाई लेवल। इजी क्वेश्चन आपको एक भी नहीं मिलेगा। और ये जो टोटल 20 क्वेश्चन है, आपको देखना है कि आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो और अपने जो नंबर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं और भी नॉलेजेबल कंटेंट आप तक इजी वे में पहुंचा सकूं। चलिए देखते हैं कि आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हेयर ऑफ सेविंग ब्रश क्लीन्स टुगेदर व्हेन रिमूव फ्रॉम वाटर इट इज ड्यू टू। क्वेश्चन कह रहा है कि जब भी हम लोग सेविंग ब्रश जो होता है उसको पानी में डुबाते हैं तो उसके ब्रश जो है वापस में एक साथ चिपक क्यों जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो ऑप्शन में अवेलेबल है इलास्टिसिटी के कारण, विस्कोसिटी के कारण, सरफेस टेंशन के कारण, फ्रिक्शन के कारण। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सरफेस टेंशन के कारण, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द डिवीजन ऑफ सेल न्यूक्लियस ड्यूरिंग मिटोसिस इज नोन एज। एक्चुअली बोल रहा है कि सेल डिवीजन जब होता है उसमें हमारा न्यूक्लियस का भी डिवीजन होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो उस प्रोसेस को कहते हैं क्रायोकिनेसिस, और क्रायोकिनेसिस को मिटोसिस भी कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है अभी के टाइम का। अगर ये एग्जाम में पूछ दिया जाएगा तो मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसे छोड़कर आएंगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें ऐड किया है। क्रायोकिनेसिस जो है हमारा सही आंसर है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाता है। और अभी आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में एक पॉइंट है साइटोकिनेसिस। तो साइटोकिनेसिस भी सेल डिवीजन से ही जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। साइटोकिनेसिस में क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, साइटोकिनेसिस कहलाता है। इसमें क्रायोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो साइटोकिनेसिस के बारे में जहाँ पे आप क्लियरली पढ़ सकते हैं कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल में, और क्रायोकिनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए एसेंशियल एलिमेंट कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। ऑप्शन में है कार्बन, मैग्नीशियम, जिंक एंड नन ऑफ दिस। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। एक्चुअली क्या है कि जो प्रोसेस है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इसमें जो है 3 एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड क्लोरीन। ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, मैग्नीशियम दिया हुआ था, लेकिन कैल्शियम एंड क्लोरीन का जिक्र नहीं था, क्लोरीन का जिक्र नहीं था, कैल्शियम एंड क्लोरीन का जिक्र बिल्कुल भी नहीं था। तो ये क्वेश्चन मैग्नीशियम की जगह कैल्शियम भी रख सकता है और क्लोरीन भी रख सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को डाइवर्ट कर सकता है, जरूरी नहीं कि वहाँ पे मैग्नीशियम अवेलेबल हो। ऑप्शन में जो मैग्नीशियम ऑप्शन में अवेलेबल हो वहाँ पे आपको कैल्शियम भी दे सकता है या फिर क्लोरीन भी दे सकता है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा तो इसमें से जो है जरूरी चीज है फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए, जो जरूरी एलिमेंट है वो कौन सा इसमें नहीं है। एक चौथा कुछ भी दे सकता है, जैसे कार्बन ऐड कर देगा और ये तीनों मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड क्लोरीन दे देगा। तो वहाँ पे आपको जब वो पता होना चाहिए कि 3 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड क्लोरीन। उसके बाद क्या है कि ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोलिसिस इन फोटोलिसिस प्रोसेस। फोटोलिसिस प्रोसेस में जो है ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या प्रोडक्ट निकलता है, क्या रिलीज होता है। तो आंसर होगा ऑक्सीजन। और उसके बाद कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर है क्या, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है splitting of water molecule, presence of light, release proton, electron and oxygen is called photolysis of water। जब भी वाटर के मॉलिक्यूल टूटते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो वो क्या रिलीज करते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंड ऑक्सीजन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ हैवी न्यूक्लियस इज कॉल्ड। एक्चुअली डिसइंटीग्रेशन ऑफ हैवी न्यूक्लियस यहाँ पे क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियस का टूटना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या, ये जो 2 टर्म है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। एक्चुअली न्यूक्लियर फ्यूजन जो है उसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। ये जो नाभिकीय संलयन है, एक्चुअली सन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन से हीलियम में जो चेंजेज आते हैं और
जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है, नाभिकीय संलयन के कारण होता है। वहीं पे न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन, एक्चुअली नाभिकीय विखंडन जो हमारा एटम बम होता है, एटम बम होता है, एटम बम जो है वो न्यूक्लियर फिजन नाभिकीय विखंडन से होता है। एक्चुअली देखिए यहाँ न्यूक्लियर फिजन को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, तो यहाँ से विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो टूटना, तो क्वेश्चन भी वही बोल रहा है कि हैवी न्यूक्लियस का टूटना। तो हैवी न्यूक्लियस का टूटना क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। एक्चुअली न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि दो न्यूक्लियस जुड़ के एक एलिमेंट या फिर एक न्यूक्लियस का निर्माण करती है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करती है। वही न्यूक्लियर फ्यूजन जो प्रोसेस होता है यानी कि नाभिकीय विखंडन जो प्रोसेस होता है, उसमें जब एक न्यूक्लियस जो है वो दो भाग में या फिर मल्टीपल टाइम जब टूटता है तब जो है एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो एक टूटने से प्रोडक्शन होता है, एक जुड़ने से प्रोडक्शन होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में जुड़ने से प्रोडक्शन होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन जो है उसमें टूटने से प्रोडक्शन होता है। यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये है न्यूक्लियर फ्यूजन का डिफिनेशन, जो कि आप पढ़ सकते हैं और आप अपने नोट्स कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये बार बार आपको कंफ्यूज करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो मैंने बताया है कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम में कौन सा सिद्धांत काम करता है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन। और एटॉमिक बम में कौन सा सिद्धांत काम करता है, तो नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट अमंग द फॉलोइंग फर्टिलाइजर कंटेन द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो एक्चुअली क्या है कि ये फर्टिलाइजर का चार टाइप दिया हुआ है, जो कि है कैल्शियम, एमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और यूरिया। इन चारों में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है, तो हमारा आंसर है डी, यूरिया में सबसे ज्यादा है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि यूरिया का आपको फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा जा चुका है और आगे ही पूछा जाता रहेगा। एक्चुअली यूरिया का जो फॉर्मूला होता है CH4N2O होता है, और केमिकल फॉर्मूला जो होता है आपका एमोनियम नाइट्रेट का वो होता है NH4NO3, और कैल्शियम नाइट्रेट फॉर्मूला जो होता है CaNO3 होता है। तो ये तीनों जो है कैल्शियम नाइट्रेट, एमोनियम नाइट्रेट और यूरिया, ये तीनों का फॉर्मूला आप जरूर याद कर लीजिएगा या फिर अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, फ्रियोन इज यूज्ड एज ए, ऑप्शन में है ऑक्सीडेंट, रेफ्रिजरेंट, कैटलिस्ट, नन ऑफ दिस। एक्चुअली फ्रियोन क्या होता है, फ्रियोन जो होता है आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक टाइप होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक टाइप होता है। तो जो हमें पता है कि रेफ्रिजरेंट जो हमारा फ्रिज है, एसी है, उससे कौन सा गैस रिलीज होता है जो कि हमारे ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल है, तो वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये उसी का एक सब पार्टिकल है फ्रियोन। तो फ्रियोन कहाँ यूज होना चाहिए, तो फ्रियोन यूज होना चाहिए रेफ्रिजरेंट में यूज होना चाहिए। तो फ्रियोन कहाँ यूज होता है, रेफ्रिजरेंट में, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि जो आपका फ्रियोन जो है आपका रेफ्रिजरेंट में यूज होता है और आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक क्लास है, ठीक है, एक सब पार्टिकल है। ठीक है, तो फ्रियोन कहाँ यूज होगा, एज ए रेफ्रिजरेंट यूज होगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए मिक्सचर ऑफ ए कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के जो मिक्सचर वो क्या कहते हैं, तो वहां से किसका प्रोडक्शन होता है, तो वाटर गैस का प्रोडक्शन होता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बोलता है कि वाटर गैस का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब भी जो है हम स्टीम का मतलब क्या होता है, H2O वाटर को कोक के साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को वाटर गैस कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। Which of the following contain high content of lead? Which of the following contains high content of lead? इसमें से किसमें सबसे ज्यादा लीड पाया जाता है, कोल, कुकिंग गैस, हाई ऑक्टेन फ्यूल, लो ऑक्टेन फ्यूल। कोल में लीड नहीं पाया जाता है, कुकिंग गैस में लीड नहीं पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पेट्रोल, जितने भी पेट्रोल है इस सब में जो है आपका ऑक्टेन या फिर लीड पाया जाता है। तो एक चीज हमें पता होना चाहिए कि जिसका ऑक्टेन नंबर जितना हाई होगा वो उतना ज्यादा लीड प्रोड्यूस करेगा, और लीड जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। तो जितने ज्यादा ऑक्टेन होंगे उतना ही ज्यादा वो लीड प्रोड्यूस करेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
और ऑप्शन सी है हाई ऑक्टेन फ्यूल। ऑप्शन सी है हाई ऑक्टेन फ्यूल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ द कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम। द कंसेप्ट ऑफ द कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? एक्चुअली यहाँ पे अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो, क्वेटा प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, नन ऑफ दिस। तो इसका ओरिजिनेट ये हुआ है, ये क्वेटा प्रोटोकॉल से हुआ है। क्वेटा प्रोटोकॉल जो कि 1992 में जापान में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो यहाँ पे कार्बन क्रेडिट शब्द का ओरिजिन हुआ था, यानी कि यहीं से स्टार्ट हुआ था कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? कार्बन क्रेडिट का जो मतलब होता है कि हम जो है कितने कार्बन जो है एक पर्टिकुलर टाइम में उसका प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, अपने इंडस्ट्रियल यूज के लिए, अपने फायदे के लिए जो हम करते हैं। तो कार्बन जो है हमारे अर्थ के लिए ज्यादा मात्रा में हानिकारक है, तो हम कितना प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, हमारी कंट्री कितनी प्रोड्यूस करती है। तो कार्बन क्रेडिट सब का मतलब यही होता है कि हम कितना कार्बन प्रोड्यूस करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, क्वेटा प्रोटोकॉल। क्वेटा प्रोटोकॉल। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है आपके ओजोन लेयर से। ओजोन लेयर के जो डिप्लीशन है, ओजोन लेयर में जो होल हो रहा है उसको रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑर्गेनाइज किया गया था। और मॉन्ट्रियल जो है वो आपके कनाडा में पड़ता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन लेयर से है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि क्वेटा प्रोटोकॉल जो है 1992 में ओरिजिन हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि क्वेटा प्रोटोकॉल जो है किस ईस्वी में किस ईस्वी में हुआ था। तो 1992 आप आंसर कर सकते हैं। 1992 ये ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने के लिए, जिसमें से कार्बन जो है एक महत्वपूर्ण एलिमेंट माना जाता है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन लेयर के ह्रास से है या फिर उसके डिप्लीशन से। तो ओजोन लेयर इसका जो ऑर्गेनाइज किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑर्गेनाइज किया गया था 16 सितंबर 1987 को। 16 सितंबर 1987 को ये ऑर्गेनाइज किया गया था। तो 16 सितंबर को ही हम लोग वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ ए बार मैग्नेट इज। यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो बार मैग्नेट के सेंटर में कितना होता है? तो बिल्कुल जीरो होता है, अराउंड जीरो, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट है। और ये मैग्नेटिज्म इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एट नॉर्थ एंड साउथ पोल मैग्नेट एंड वीकेस्ट एट द सेंटर ऑफ ए बार मैग्नेट। तो बोल रहा है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नॉर्थ एंड साउथ में। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारा बार मैग्नेट पे, वो नॉर्थ एंड साउथ पोल पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और वीकेस्ट होता है सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट पे। तो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन ब्लड इज। तो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ह्यूमन ब्लड का कितना होता है? तो 180 to 200 mg/dl होता है। कितना होता है? 180 to 200 mg/dl, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीके फर्टिलाइजर आर कंप्लीट फर्टिलाइजर फॉर प्रोवाइडिंग विच न्यूट्रिएंट टू प्लांट। तो एनपीके का फुल फॉर्म क्या होता है? एनपीके एक फर्टिलाइजर होता है जो कि एक प्लांट के न्यूट्रिशन के लिए एक कंप्लीट फर्टिलाइजर माना जाता है। तो एनपीके का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए में दिया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैरेटीन, नाइट्रिक ऑक्साइड, पॉलीहाइड्रेट कैरेटीन, निकल, पॉलीएमाइड, पोटाशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। तो सबसे पहले एनपीके का अगर फुल फॉर्म आप जानते हो तो इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में आप कर लोगे। तो सबसे पहले जो है जो हमारा इसका एनपीके का जो फुल फॉर्म होता है, तो एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस और के से पोटासियम, क्योंकि पोटासियम को के से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस ऑफ मिटोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय। मिटोसिस एक सेल डिवीजन का प्रोसेस है, एक टाइप है। उसको मिटोसिस को डिस्कवर किसने किया था? तो हमारा सही आंसर है वाल्टर फ्लेमिंग, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। Which of the following is known as male reproductive organ part of the plant? तो इसमें से जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट कौन है? ऑप्शन में है स्टेमेंस, पेटल्स, पिस्टल, सेपल। तो हमारा सही आंसर है स्टेमेंस। स्टेमेंस जो है एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया। Which gas is produced by डेक्कन प्रोसेस? डेक्कन प्रोसेस से कौन सा गैस रिलीज होता है? ऑप्शन में है क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, सल्फर। तो हमारा सही आंसर होगा क्लोरीन, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली ये जो डेक्कन प्रोसेस है वो हेनरी डेक्कन 1874 में
इन्होंने इसका डिस्कवर किया था या फिर उसको स्टार्ट किया था। तो 1874 में हेनरी डेकन ने इसकी खोज की थी और ये जो है इस प्रोसेस को डेकन प्रोसेस नाम दे दिया गया। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को क्या रिलीज होता है, तो क्लोरीन रिलीज होता है। जब आप हाइड्रोजन क्लोराइड को कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो हमारे प्रोडक्शन में क्या रिजल्ट में क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा। 15th क्वेश्चन, द एडिशन ऑफ ए डिजीज इज काउज्ड बाय इनएफिशिएंसी ऑफ व्हिच ग्लैंड। तो एडिशन डिजीज जो है वो किसके फेल्यूर के कारण होता है, ये कौन सा हमारा जो है ग्लैंड जो है अच्छे से काम नहीं करे तो हमें एडिशन डिजीज हो जाएगी। तो ऑप्शन में है थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी एंड पैंक्रियाज। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी। एडिशन डिजीज में सिम्टम्स क्या होते हैं, एडिशन डिजीज में आपको पेट का दर्द हो सकता है, वीकनेसेस और वेट लॉस हो सकते हैं। तो ये एडिशन डिजीज की है। और एडिशन डिजीज किसके कमी के कारण होता है, किस ग्लैंड के फेल्यूर के कारण होता है, तो वह एड्रेनलिन ग्लैंड के कारण होता है। ठीक है, एड्रेनलिन ग्लैंड के कारण होता है। जो 60 नंबर है, वेयर डू द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो क्रोमोसोम हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस में प्लांट और एनिमल सेल के पाए जाते हैं। Which of the following instrument is used to measure gas volume? गैस वॉल्यूम को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? ऑप्शन में है कैलोरीमीटर, सिस्मोमीटर, माइक्रोमीटर, एडियोमीटर। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा एडियोमीटर। एडियोमीटर यूज किया जाता है गैस वॉल्यूम के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया। और सिस्मोमीटर जो है वो सिस्मोग्राफ में यूज किया जाता है, जो कि हमारे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी नापने के लिए यूज किया जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो प्रोसेस क्या कहलाता है? एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रेट, यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, कन्वर्शन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू प्रोटीन, कन्वर्शन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन टू एमोनिया। तो ये कन्वर्शन किसका होता है, ये नाइट्रोजन टू एमोनिया होता है। तो इसी को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ड्राई सेल कंटेन, ड्राई सेल कैथोड कंटेन, ड्राई सेल में जो कैथोड होता है वो क्या कंटेन करता है? तो ड्राई सेल का जो कैथोड है वो कार्बन कंटेन करता है। तो कार्बन कंटेन करता है। ऑप्शन में जिंक, कॉपर, कार्बन, निकल। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में ड्राई सेल का जो एनोड है ये क्या कंटेन करता है? तो ड्राई सेल का जो एनोड है वो जिंक कंटेन करता है। ड्राई सेल एनोड के साथ कौन सा कनेक्ट होता है, जिंक कनेक्ट होता है। और कैथोड के साथ आपका एनोड, कैथोड के साथ कार्बन कनेक्ट होता है। यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ड्राई सेल जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो उसमें जो है ड्राई सेल में एक एनोड और कैथोड होते हैं। तो उसमें कौन सा मटेरियल कनेक्ट होता है? तो कार्बन जो है वो कैथोड के साथ कनेक्ट होता है और जिंक जो है वो एनोड के साथ कनेक्ट होता है। दैट्स ऑल आज के लिए 20 क्वेश्चन। अगर आपको बस हम इतना करना है कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए आपको कमेंट करके बताना है। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये 20 क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू, हैप्पी टू हेल्प यू।